कर लिया? हाँ, मेरी भी फैमिली में। ओके, चलिए, इट वाज हार्ड टाइम फॉर ऑल। मुस्कान, नाउ यू हैव रिकवर्ड, अब ठीक है? अब कोई हेल्थ इशू तो नहीं है बेटा? नो मैम, अब एकदम ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस है और कुछ नहीं। अब ब्लड कम हो गया है। ओके, हीमोग्लोबिन लेवल कम है। यस मैम। ठीक है बेटा, डाइट अच्छे से लो, अच्छे से खाओ पियो, रेस्ट करो, ठीक है? बाकी लोग ठीक है? फिजा, कामनी, मंतशा? चलिए, आई थिंक एक लंबा समय हो गया हम लोग को आपस में फिर से जुड़ने में। विमेन्स स्टडीज पेपर हम लोग पढ़ रहे थे, धीरे धीरे फिर से रिगेन करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन करेंगे ताकि फिर से हम लोग वापस अपने स्टडी जोन में आ पाए। और हेल्थ इश्यूज जिसके किसी के भी कुछ भी हो तो तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, डिस्कस करिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं कनेक्ट हुए हैं उनको भी बात हो रही है तो कन्वे करिएगा कि अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है, परेशानी है, तो वो इंडिविजुअली हमें इन्फॉर्म कर देगा, बता देगा। और जो लोग ठीक है, कोशिश करें कि ऑनलाइन हमसे जरूर जुड़े। बाकी आपकी क्लासेस तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, वी विल बी शेयरिंग दैट। तो जो लोग नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, वो उसको लिसन कर ले और फिर जो भी डाउट्स हो, जो भी हो, कन्वे जरूर कर लें। पर टीचर्स के कांटेक्ट में रहें क्योंकि अटेंडेंस इज आल्सो नेसेसरी। तो इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, कोई हेल्थ इशू है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी रिलैक्सेशन, बट यू नीड टू इन्फॉर्म, हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? तो बट बी कनेक्टेड विथ योर टीचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विमेन स्टडीज फिर वापस आ जाते हैं। हमारा जो पेपर है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे और फाइनली हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारा 4th यूनिट है कि प्रोग्राम्स हमने आपसे डिस्कस कर लिए थे कि विमेन और चाइल्ड वेलफेयर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पर। आई थिंक वो इन डिटेल हमने कवर कर लिया था। अब जो रह गया है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विमेन वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, जिन्हें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, आप लोग बताइएगा विजिबल है कि नहीं है, ठीक है? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके बेटा, तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो डेडिकेटेड है जो जेंडर गैप हम देखते हैं हमारी कंट्री में। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो विमेन स्टडीज के ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिए, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो, लिटरेसी लेवल हो, हेल्थ कंडीशंस हो, विमेन का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन हो, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन हो या वर्क फील्ड में हो। तो उन सब में जो लैगिंग है, जो डिफरेंस है, जो गैप है दोनों जेंडर्स के बीच में, वो हमने आपके साथ 1 by 1 सब डिस्कशन किया था। तो इस कारण ऑब्वियसली दिस होल मिनिस्ट्री जो पूरा वर्कआउट करती है कि ये जो जेंडर गैप है इसको हम कम कर पाएं और जो औरतों और बच्चों की स्थिति है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला पाएं, बदलाव ला पाएं। तो इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो काम कर रहे हैं औरतों के और बच्चों के लिए, उन्हें हमें एक बार देखना है। हमारा जो 4th यूनिट है उसमें है ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज उसको हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम मिनिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री विद द इफेक्ट from 30th January 2006. Earlier, since 1985, it was a department under the Ministry of Human Resource Development. तो देखिए, जब स्टार्टिंग हुई थी 1985 में, तो ये जो मंत्रालय है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता था, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मे बी ये जरूरत महसूस की गई जब जेंडर गैप जो स्थितियां हैं और जो स्थिति है औरत की, और उसमें दोनों सेक्स के बीच में, दोनों जेंडर के बीच में जो गैपिंग है वो इतनी ज्यादा है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए जो एफर्ट करना पड़ेगा वो बहुत सेपरेटली
स्पेसिफिकली और सिंसियरली करना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत महसूस करते हुए 2006 में एक पूरी जो हम कह सकते हैं अलग सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई, मंत्रालय बनाया गया अलग से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? So the ministry was constituted with the prime intention of addressing gaps in state action for women and children, for promoting inter-ministerial and intersectoral convergence to create gender equitable and child-centered legislation, policies and programs. तो जो ये गैप है, इन गैप्स को एड्रेस करने के लिए, फिल करने के लिए कि विमेन और बच्चों के लिए जो भी हम पॉलिसीज प्रोग्राम्स में भी सेंट्रल लेवल पे बनाते हैं, पर स्टेट लेवल पर वो उसको यूटिलाइज कर पा रही हैं, उसका प्रयोग ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, इस ओवरऑल सिस्टम को देखने के लिए, करेक्ट करने के लिए, गैप को कम करने के लिए जो है इस मिनिस्ट्री का हम कह सकते हैं उसको बनाया गया। तो विजन एंड मिशन क्या मेन एम है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का? Empowered women living with dignity, contributing as equal partners in development in an environment free from violence and discrimination. देखिए इस लाइन में सारी जो एस्पेक्ट्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं उन सब का एक तरह से निचोड़ है कि विमेन को हमें एम्पावर करना है, महिला सशक्तिकरण करना है, ताकि वो डिग्निटी से यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम के साथ अपना जीवन यापन कर सके एज इक्वल पार्टनर्स। जो आदमी है, मेल काउंटर पार्ट है, उसके साथ जो विमेन है उसका कभी भी सेकंड स्टेटस ना रहे, बल्कि इक्वल पार्टनर की तरह जो जो स्थान हम समाज में, जो रिस्पेक्ट हम आदमी को देते हैं, सेम रिस्पेक्ट और आदर हम औरत को दें। तो वो उससे कहीं पर भी नीचे या ऊपर ना रहे, बल्कि इक्वल पार्टनर की तरह जो विकास है हमारे देश का, हमारे समाज का, उसमें अपना योगदान दे सके इन एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। और जो वातावरण हम जो है महिला को और बच्चों को दें, उसमें कहीं पे भी वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है, हिंसा ना हो और हम अंतर ना करें, भेदभाव ना करें। एंड वेल नर्चर्ड चिल्ड्रन विद फुल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ सेफ एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट। और दूसरा जो हमारा हम कह सकते हैं एज ग्रुप है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, विमेन की बात हो गई। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, हमें पता है ना अभी जो नेशनल हमारा फैमिली हेल्थ फैमिली सर्वे सबसे बड़ा सर्वे होता है जो हमें स्टेटस बताता है विमेन और बच्चों के जो हेल्थ स्टेटस है अभी प्रेजेंट कंट्री में। तो मैल नरिशमेंट अभी भी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें जो फिगर्स हैं, डेटा हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक लार्ज पॉपुलेशन विमेन की और बच्चों की वो मैल नरिशमेंट से ग्रसित है, कुपोषण से ग्रसित है हमारे देश में। तो इसीलिए अलग से डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, इतने सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं कि उसमें हम इम्प्रूवमेंट, उसमें हम बदलाव ला पाए। तो वेल नर्चर्ड चिल्ड्रन यानी बच्चों का अच्छे से जो है नर्चरिंग हो, उनका पालन पोषण जो है वो अच्छे से हो, विथ फुल अपॉर्चुनिटीज, जिन्हें उन्हें पूरी जो है हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें मौका मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सकें, विकसित हो सकें एक हम कह सकते हैं प्रोटेक्टिव, सेफ, सुरक्षित वातावरण में, एनवायरमेंट में। तो यही मेन मिशन है इस मिनिस्ट्री का। ठीक है, क्लियर है सबको? यू हैव टू आंसर मी, ताकि हम लोग इंटरैक्टिव वे में चलेंगे, हाँ, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे। मिशन promoting social and economic empowerment of women through cross cutting policies and programs, mainstreaming gender concerns। अब हम देख लेते हैं, ये विजन हो गया ओवरऑल मिनिस्ट्री का, और अब हम मिशन पे अगर आते हैं तो ये जो सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है विमेन का, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक, जो हम बार बार डिस्कस करते हैं, बहुत आवश्यक है। सामाजिक यानी हमारा जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहां पे हमें समाज में वो सोच में बदलाव लाने हैं कि औरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, वैसे ही समाज का हिस्सा है जैसे आदमी है। और आर्थिक यानी फाइनेंशियल एम्पावरमेंट वुमेन का, वो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, उनको देखना, उनको रन करना। मेन स्ट्रीमिंग जेंडर कंसर्न, मेन स्ट्रीम क्या होता है? मुख्य धारा, है ना, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो औरतें हैं उनको मुख्य धारा में लाना, creating awareness about their rights and facilitating institutional legislative support,
जो भी अधिकार हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है उसके बारे में उनको अवेयरनेस देना, उनको जानकारी पहुंचाना और हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव जो कानूनी सपोर्ट की आवश्यकता है उसके लिए जो संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको डेवलप करना कि वो उन्हें हेल्प कर पाए। रियलाइज देयर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। जो औरतें हैं वो अपने मानव अधिकार को रियलाइज भी करें और जो उनका फुल पोटेंशियल हो सकता है, जो उनकी पूरी शक्ति है उसके अनुसार उनका विकास हो, उनका ग्रोथ हो। एंश्योरिंग डेवलपमेंट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू क्रॉस कटिंग पॉलिसीज प्रोग्राम्स। अब हम बच्चों पे भी आ जाते हैं, उनके लिए भी जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज चलानी है जिससे कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उनको प्रोटेक्शन और केयर मिले, उनको देखभाल भी मिले और एक सुरक्षित हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट मिले, वातावरण मिले। इसके लिए जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज हैं उनको रन करना, उनको फ्रेम करना। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स। बच्चों के जो अधिकार है उसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना और उनके स्वास्थ्य का, न्यूट्रिशन का और उनकी उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस और लेजिस्लेटिव सपोर्ट चाहिए उसको डेवलप कराना, ये इसका मिशन है इस मंत्रालय का। अब हम आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं कि क्या मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए। तो मिनिस्ट्री हैज 6 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सारी महत्वपूर्ण 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके नाम आप लोग नोट करेंगे, लिंक में शेयर कर दूंगी और ये जो मिनिस्ट्री है इसके डायरेक्ट पोर्टल पर जाकर आप इनके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अभी एक शॉर्ट डिस्कशन हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये 6 हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो औरत और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में निप्सिड कहते हैं। निप्सिड की जो हम कह सकते हैं ब्रांच है वो लखनऊ में भी है। कितने लोग जानते हैं? कोई विजिट किया है निप्सिड? निप्सिड सुना है? कोई बात नहीं सुना है तो उसको बहुत अच्छे से याद करिए क्योंकि हमारे लखनऊ में ये ऑर्गेनाइजेशन है ना। दिल्ली इसका मेन ब्रांच है और एक जो है ब्रांच वो लखनऊ में भी है, निप्सिट। अगर अभी नॉर्मल क्लासेस हमारी चल रही होती तो हम एक विजिट भी वहां कर लेते और आप लोग और फेमिलियर हो जाते उससे। फिलहाल देखते हैं फ्यूचर में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमें मौका होगा तो हम लोग जरूर चलेंगे। फिलहाल तो अभी कोविड के रीजन से हम लोग इस तरह के प्रैक्टिकल विजिट्स नहीं कर पा रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये लखनऊ में है, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी से पास में ही है। इसका थोड़ा सा फंक्शन देखते हैं और क्या ये है जो ऑर्गेनाइजेशन वो करती है। देखिए ये फोटो है, पिक्चर है, लखनऊ में भी है निप्सिट। National Institute of Public Cooperation and Child Development, popularly called as NIPSID, is a premier organization devoted to promotion of voluntary action research, training and documentation in the overall domain of women and child development. तो ये जो संस्था है ये एक्शन रिसर्च के लिए जो है इसका मेन जो उद्देश्य है वो है ये प्रमोट करती है वॉलंटरी एक्शन रिसर्च को। एक्शन रिसर्च क्या होती है? आप लोग पेपर पढ़ रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी? हेलो, हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं? रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं? इस सेमेस्टर में पेपर है आपका रिसर्च मेथड्स? अच्छा नहीं है, ओके चलिए फिर आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में होगा। तो जब आप रिसर्च मेथड्स पढ़ोगे यानी अनुसंधान हम कैसे करते हैं ना, रिसर्च मींस अनुसंधान। तो रिसर्च भी कई प्रकार के होते हैं, कई तरीके के होते हैं। तो उसमें एक होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कोई भी जो एरिया है, मान लीजिए रूरल एरिया है या कोई पर्टिकुलर जो भी रीजन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ कोई समस्या है जो लोगों को परेशान कर रही है और जिसपे तुरंत कार्य करने की जरूरत है। तो उस समस्या पर काम करके उसके सॉल्यूशन को जब हम खोजते हैं और लोगों को मदद पहुंचाते हैं तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो उस पे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। अब हमें ये बात समझ ही आ रही है कि ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स या इश्यूज किससे रिलेटेड रहेंगे, विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही रहेंगे। तो मान लीजिए जो भी एरिया है, लोकेलिटी है, वहाँ पे अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको तत्कालीन तुरंत हमें एड्रेस करने की जरूरत है तो उस पर जो है ये संस्था काम करती है।
Established in New Delhi, अभी हमने आपको बताया था जो मेन ब्रांच है वो इसकी दिल्ली में है. 1966 under Society Registration Act 1860. Its function under the aegis of the Ministry of Women and Child Development. और ये जो संस्था है वो जो मंत्रालय है महिला और बाल विकास का, उसके अंतर्गत काम करता है. In order to cater to the region specific requirement of the country, the institute over a period of time has established 4 regional centers. 4 रीजनल सेंटर्स हैं संस्था के, निप्सिट के. कहाँ पे? एक गुवाहाटी में है, एक बैंगलोर में है, एक लखनऊ में जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे, और एक इंदौर में है. ठीक है, तो ये 4 रीजनल सेंटर्स हैं. The institute functions as an apex institution for training functionaries of the Integrated Child Development Services Program. आप लोग ICDS प्रोग्राम को काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, हमारी जो आंगनवाड़ी चलती है वो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत चलती है ना, नहीं पढ़ा था डिटेल में. जो ICDS के प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एक तरह से एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो उनके जो भी वहाँ पे जो वर्क करते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उन फंक्शनरीज को, वो उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. As a nodal resource agency, it has also been entrusted with the responsibility of training and capacity building of functionaries at the national As a nodal resource agency, it has also been entrusted with the responsibility of training and capacity building of functionaries at the national and regional level under the new scheme of Integrated Child Protection Scheme, that is ICPS. और अभी आपका हमने जब एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें हमने डिपार्टमेंट ने बहुत सारे वेबिनार्स कराए थे, तो उसमें आपको याद होगा कि हमने एक वेबिनार कराया था जिसमें निप्सिट की एक मैम ने आकर लेक्चर दिया था चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, है ना. बहुत सारे ऐसे हम क्राइम्स देख रहे हैं जो बच्चों के अगेंस्ट हो रहे हैं. जब हम उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बताते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने के लिए, उसके लिए जो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता होती है, चाहे नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, तो उसको भी, उस ट्रेनिंग को ये जो संस्थान है वो देता है. It has also been designed by the Ministry of Women and Child Development, the nodal institution of imparting training on 2 important issues. जो भी मैंने आपसे बात की, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पर ये ट्रेनिंग देता है इंस्टीट्यूट. क्या है वो? चाइल्ड राइट्स, बच्चों के जो अधिकार हैं, और प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन चिल्ड्रन फॉर सार्क कंट्रीज. और हमने आपको, जब हमने विमेन इश्यूज को आपके साथ डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रैफिकिंग एक बहुत हम कह सकते हैं बड़ा क्राइम है या समस्या है. जब हम विमेन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, बच्चों को, औरतों की जो तस्करी होती है और उन्हें बाहर के देशों में जाकर बेच दिया जाता है, तो उसके प्रिवेंशन को, उसको रोकने के लिए हमने एक प्रोग्राम डिस्कस किया था ना आपसे, उसमें प्रिवेंशन, कंट्रोल, और अगर वो उसमें फंस गए हैं और उन्हें हम बाहर निकालते हैं औरतों को, तो उनका रिहैबिलिटेशन, ये तीनों चीज कवर होती है. तो ये पहले स्टेप पे काम करते हैं कि प्रिवेंशन, ये चीज ऐसी हो ही ना, इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो इम्पार्ट करता है निप्सिट. तो चाइल्ड राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये 2 चीजों पर जो मुख्य तौर से ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो काम करता है. तो ये जो 6 इंस्टीट्यूट हैं, इनका फुल फॉर्म, इनका बेसिक एम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ये आप नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे. ठीक है, वापस चलते हैं. अब निप्सिट हमने आपसे डिस्कस कर लिया. इसका जो लखनऊ सेंटर है वो भी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप थोड़ी सी लिख सकते हैं, इट विल बी गुड. दूसरा हम आते हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन. निप्सिट क्लियर हो गया सबको? आगे मूव करें, रिप्लाई करें. यस मैम. ओके. नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो दूसरी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. देखिए, फिर इनका हम विजन देखते हैं और मिशन देखते हैं कि ये संस्था जो है वो किस लिए बनाई गई, क्या इसका उद्देश्य है. द इंडियन वुमेन सिक्योर इन हर होम एंड आउटसाइड,
fully empowered to assess all her rights and entitlements with opportunity to contribute equally in all walks of life. तो इस संस्था का भी जो विजन है वो ये है कि भारतीय महिला जो है वो अपने घर या बाहर दोनों जगह सेफ्टी महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, हमने डोमेस्टिक वायलेंस आपसे डिस्कस किया, डोमेस्टिक अब्यूज डिस्कस किया, तो वहां हमने ये चीज देखी कि घर शायद औरत जो है, हम बाहर की क्या बात करें, बाहर जो ईव टीजिंग हो रही है, रेप के केसेस हो रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन के केसेस हो रहे हैं, वो तो हो ही रहे हैं, पर घर के अंदर भी क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर बाहर दोनों जगह औरतें सुरक्षित महसूस करें, इसको सुनिश्चित करना। फुल्ली एम्पावर्ड टू असेस ऑल हर राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, जो भी अधिकार हैं उसके एंटाइटलमेंट्स हैं उसको यूज करने में, एसेस करने में वो सशक्त महसूस करे, अपने को डरे नहीं। मान लीजिए हम प्रॉपर्टी राइट्स, हमने भी देखा नया लॉ आया जिसमें जो लड़कियां हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स लड़कों के बराबर है, यानी अब हम वो भेदभाव नहीं कर सकते। अगर माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ बेटे को नहीं मिलेगी, बेटी का भी उतना ही इक्वल अधिकार है। पर ये लॉ बना दिया, ये अधिकार सरकार ने दे दिया, लेकिन वो जो बच्ची है वो अपने घर में, वो जो लड़की है अपने घर में ये कहने में भाइयों को डरती है कि इस पे तो मेरा राइट है, बाय लॉ मैं भी, मेरा भी अधिकार है, तो मुझे भी मिलना चाहिए। तो लॉ तो बना हुआ है पर ये कहने में अगर हिचक है, संकोच है, डर है, तो यानी हम शायद अभी उतना एम्पावरमेंट कर नहीं पाए हैं। तो ऐसा एम्पावरमेंट करें औरतों का कि जो उनके अधिकार हैं, उनके एंटाइटलमेंट हैं, उसको एसेस करने में वो सक्षम हो, विद अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इक्वालिटी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। और जो अपॉर्चुनिटी है, उन्हें जो हम मौके दें वो ऐसे हों जो उन्हें जीवन में हर रास्ते पर, जो जीवन का सफर है वहां पे उन्हें इक्वालिटी महसूस हो, ना कि वो डिस्क्रिमिनेशन या अपने को कहीं नीचे महसूस करें। कमिंग टू द मिशन, to strive towards enabling women to achieve equality and equal participation in all spheres of life। ठीक है, लाइफ के जो भी स्फीयर्स हैं, जो भी चीजें हैं, सब जगह वो इक्वालिटी जो है वो उन्हें मिल पाए, वो उसे महसूस कर पाए। जैसे कि कई बार हम ये सुनते हैं ना, मान लीजिए कोई फैमिली कहती है अरे हम तो लड़का लड़की दोनों को इक्वल मानते हैं, हमने तो अपनी जो बहू है उसको अलाउ कर रखा है, वो जॉब कर सकती है। तो क्या इक्वालिटी है, बताइए? अगर दोनों काम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी हो गई सारे स्फीयर्स में। कोई सास ससुर हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे यहाँ तो हम इक्वल मानते हैं बेटी को, बहू को, क्योंकि हमने बहू को दे रखी है परमिशन, वो जॉब कर सकती है। तो ये है इक्वालिटी। आंसर करिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा हमने, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। तेज बोलो बेटा, बहुत क्लियर नहीं आ रही आवाज। यस मैम। देखिए हमारी सोच वहीं पे संकुचित हो जाती है ना, जब जहाँ पे मान लीजिए बहू जॉब कर रही है। इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी होती है ना, वो जॉब कर रही है वो ठीक है, पर आप जब ये स्टेटमेंट दे रहे हो कि हमने उसको अलाउ कर रखा है, हमने उसको परमिशन दे रखी है, तो बेटे को देते हो आप परमिशन? बेटे को तो आप परमिशन नहीं देते हो। आपको लगता है वो तो उसका अधिकार है, अच्छी बात है, पढ़ लिख के जॉब करे, स्वतः वो जॉब करेगा, और हम कोई होते नहीं है उसको कहने वाले कि तुम करो या हम तुम्हें परमिशन दे रहे हैं। तो बहू को आप परमिशन देने वाले कौन होते हो? ये तो उसका स्वतः अधिकार है ना। जब तक हम इस सोच से भी ऊपर नहीं उठेंगे कि हम परमिशन दे रहे हैं या ये एहसान हम कर रहे हैं कि हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, तब तक हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। इक्वालिटी का अर्थ ये है कि जैसे लड़का जॉब कर रहा है वैसे वो भी कर रही है। आप उसे अधिकार देने वाले, नहीं देने वाले कोई नहीं होते हो, और ना ही ये एहसान जताने वाले कि हमने ऐसा किया। अगर आप एहसान जताओगे तो इक्वालिटी कहाँ हुई? इक्वालिटी तब होगी जब वो आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, जैसे बेटा कर रहा है वैसे वो भी कर रही है, आप उसको ना जताओगे ना कहोगे ना, वो तो उसकी इच्छा होनी चाहिए, उसकी इच्छा है तो वो कर रही है, नहीं है तो नहीं कर रही है। फिर वो जॉब करके आती है तो घर का खाना वही बनाती है। इट इज लाइक कि हमने आपको परमिशन दे दी, एहसान कर दिया,
तो उस ऑब्लिगेशन में नाउ शी इज मैनेजिंग बोथ द थिंग्स वेरी वेल कि कहीं किसी को शिकायत ना हो। एक तो इन्होंने हमें परमिशन दी है, भैया हमें आज़ादी दी है, तो वो इक्वालिटी नहीं है। जो घर के हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लड़के का, लड़की का और सदस्यों का, तो तब हम उसे इक्वालिटी कहते हैं। So to strive towards enabling women to achieve equality and equal participation in all spheres, life के जो भी हम कह सकते हैं phases हैं, spheres हैं, सब में equal participation। ये तो जॉब करने की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ की, हाउस होल्ड वर्क की, जो काम है वो क्यों नहीं इक्वल होगा? वो इक्वल होगा। जो डिसीजंस फैमिली के होने हैं, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ बेचना है, कुछ बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस स्कूल में जाएंगे, ये सब से अगर सिर्फ मेल का है तो हम इक्वालिटी कहाँ से कहेंगे? तो चाहे डिसीजन मेकिंग हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वर्किंग स्फीयर हो, लाइफ के जितने भी स्फीयर्स हैं सब में इक्वल पार्टिसिपेशन औरत का होना चाहिए। बाय इंश्योरिंग टू हर ड्यू राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स थ्रू सुटेबल पॉलिसी फॉर्मेशन। तो ये जो कमीशन है ये सुनिश्चित करता है कि हमारी जो पॉलिसीज बने, हमारे जो कानून बने, कानूनी जो स्टेप्स लिए जाएं, वो जो हमारा लॉ ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उसका इफेक्टिव एनफोर्समेंट हो रहा है कि नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसका जो है पालन हो रहा है कि नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एंड पॉलिसीज, और तो बच्चों के लिए जो हमने स्कीम पॉलिसी बनाई उसका पालन हो रहा है कि नहीं। एंड डिवाइजिंग स्ट्रेटजीज फॉर सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइजिंग आउट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड अगेंस्ट वुमेन। और कोई अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम या घटना है जो घटित हो जा रही है, या जो औरत की डिस्क्रिमिनेशन से या उसके अगेंस्ट वायलेंस से रिलेटेड है, तो उसको एड्रेस करना, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाना, एक प्लान बनाना कि उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, जैसे रेप केसेस बहुत अगर बढ़ गए तो फिर हम सुनते हैं ना, नाम आपने सुना होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उन्होंने ये चीज कही या इस चीज को रिडिक्यूल किया, उन्होंने ये बात जो है सरकार को बोली। तो जो मिनिस्ट्री है ये ओवरऑल देखती है कि विमेन के अगेंस्ट कोई जो एट्रोसिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए किसी सिचुएशन में। सो दिस इज द होल मिशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो विमेन और विमेन के लिए काम करता है। Now coming to the third organization, that is National Commission for Protection of Child Rights। ठीक है, ये देखा था हमने ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों के लिए वर्क कर रहा था, और अब हमने देखा जो कमीशन है सिर्फ विमेन के लिए, विमेन से रिलेटेड राइट्स, रूल्स, लॉज, लेजिस्लेशंस, पॉलिसीज उससे रिलेटेड, इन सबको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, इवेलुएट करना, देखना, सुनिश्चित करना ठीक से वर्क करें। और जो ये कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये हम बच्चों के अधिकार के लिए देखते हैं जो कमीशन है। So, National Commission for Protection of Child Rights, Government of India. The National Commission of Protection of Child Rights was set up in March 2007 under the Commission for Protection of Child Rights, CPCR Act 2005, an Act of Parliament. December 2005. National Commission for Protection of Child Rights is a statutory body under the Commissions of Protection of Child Rights Act 2005 under the administrative control of the Ministry of Women and Child Development, Government of India. The Commission's mandate is to ensure that all laws, देखिए यहाँ पे इनका जो mandate है वो क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। To ensure all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as ensured in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child. तो यूएन जो बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत और जो हमारे भारत का संविधान है उसके तहत जो भी बच्चों के अधिकार हैं, वो जो हमारे कानून है, हमारी पॉलिसीज है, हमारे प्रोग्राम्स है, एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, वो उसके तहत होने चाहिए। और वो जो बच्चों के हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है, अधिकार हैं, उनको सुनिश्चित करना, उनको इंश्योर करना 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं वो। तो जो हम कहते हैं चाइल्ड की डेफिनेशन है, दैट इज अ पर्सन फ्रॉम 0 to 18 years एज ग्रुप। तो इसके अंतर्गत जो भी बच्चे आते हैं उन सबको इस अधिकार के तहत और इस कमीशन के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें।
The Commission visualized a right-based perspective flowing into national policies and programs along with nuanced responses to the state, district, block levels, taking care of specificity and strengths of each region. देखिए होता क्या है, जो सरकारें होती हैं वो प्रोग्राम, पॉलिसीज, फंड वो एलोकेट कर देती हैं, दे देती हैं, पर ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये सुनिश्चित करती है, देखती हैं कि उन प्रोग्राम पॉलिसीज के तहत जो पैसा जा रहा है वो जो स्टेट के लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट की लेवल है, वो फिर जो है ग्रास रूट लेवल तक उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उससे कोई बदलाव समाज में, मतलब जो जरूरत है जिसको एड्रेस करने की वो हो पा रही कि नहीं, तो उसको ओवरऑल देखना, संभालना, मॉनिटर करना, वो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। और सोसाइटी में, समाज में बच्चों के वो जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो उसमें फिर इनका रोल आता है कि ये जो कमीशंस हैं उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट जाएगी तो दे कैन टेक एक्शन, और उनको ये इंश्योर करना है कि ऐसा ना हो और जो बच्चों की बेसिक राइट्स हैं वो उनके पास सुरक्षित रहें। तो ये हमारा कमीशन हो गया जो बच्चों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। नाउ कमिंग टू सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए इसे अभी हम थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेंगे, अभी खुल नहीं रही है इसकी साइट। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अंतर्गत बहुत सारी विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स और पॉलिसीज थी जो वर्कआउट कर रही हैं, और वो प्रोग्राम्स हमने आपसे डिस्कस किए हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। CSWB, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड मिनिस्ट्री, ये भी विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। Central Social Welfare Board was established in 1953 by a resolution of Government of India to carry out welfare activities for promoting volunteerism, providing technical and financial assistance to the voluntary organizations for the general welfare of family, women and children. तो जो हमारी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो स्वेच्छा से काम करना चाहती हैं औरतें और बच्चों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव के लिए, तो उन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे की मदद है, जो टेक्निकल मदद है, तो उसको सुनिश्चित करना, उसको प्रोवाइड करना, ताकि वो बच्चों और औरतों और फैमिली के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। तो ये जो बॉडी है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो देती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो विमेन चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती हैं। This was the first effort on the part of Government of India to set up an organization which would work on the principle of volunteerism as a non-government organization. The objective of setting up Central Social Welfare Board was to work as a link between the government and the people. तो जो हमारे NGOs होते हैं, यानी जो सरकारी संस्था नहीं है, पर हमारा मन है कि हम औरतों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए काम करें, तो वो उन लोगों को जो फाइनेंशियल मदद पहुंचाना, उन संगठनों को कि वो उसके लिए काम कर सके, वो काम जो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड करता है। और ये पहली ऐसी संस्था थी जिसके द्वारा सरकार ने इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करने की, प्रमोट करने की कोशिश की। तो एक तरह से लोगों और सरकार के बीच में एक मध्यस्थता का ये काम करती है जिससे कि वेलफेयर के कार्य हो सके। तो दिस इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। तो अभी हम बेसिकली पहले इन ब्रीफ इन 6 ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है, एम है, विजन है, मिशन है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गया सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। नाउ कमिंग टू राष्ट्रीय महिला कोष, जो हमारी 6th ऑर्गेनाइजेशन है।
राष्ट्रीय महिला कोष जो इसका मिशन है वो है टू बी अ सिंगल विडो फैसिलिटेटर फॉर प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विद बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस टू फॉर women in the unorganized sector through intermediary microfinance organizations, that is IMOs, and women self-help groups, SHGs, and to augment their capabilities through multi-pronged efforts. तो एक हमने अभी डिस्कस किया था जो हमारा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है एनजीओज को। अब ये हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जो इसके लिए काम करती है कि जो हमारे ये छोटे सेटअप्स हैं, जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप आपसे भी डिस्कस किया था कि हर गांव में जो है एक्सटेंशन सर्विसेज के थ्रू कोशिश करते हैं कि स्वयं सेवा समूह बनाया जाए 15-20 औरतों को जोड़कर, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं और जो ग्रामीण बैंक है उसके द्वारा जो है पैसे देकर हेल्प कराते हैं कि अपना कोई छोटा एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। एक्सक्यूज मी। तो ये गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पहल थी कि सिंगल विंडो फैसिलिटेटर फॉर प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो हमारे ये जो रूरल विमेन हैं इनको हेल्प करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखिए जो ऑर्गेनाइज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ जो लोग काम करते हैं तो उनका हम कह सकते हैं जो उनके फंड्स हैं, उनकी सैलरी है, वहाँ सिक्योरिटी रहती है, एक सेटअप रहता है। पर बहुत सारे हमारे जो इनफैक्ट मेजोरिटी जो विमेन है, हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क फील्ड में हम मेजोरिटी विमेन को देखते भी हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है ना। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उनको सेफ्टी नहीं देता, सिक्योरिटी नहीं देता पैसे की, सैलरी की, या कब तक वो काम करेंगे। तो बहुत सारी औरतें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं तो वहां पर उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर, छोटे ग्रुप्स बनाकर उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देकर वो अपना कोई उद्योग शुरू कर सके। इस सब के लिए जो है जो हमें हेल्प करती है वो है राष्ट्रीय महिला कोष। तो वो बेसिक इसका जो है मिशन है। Rashtriya Mahila Kosh was established by the Government of India in March 1993 as an autonomous body under the Ministry of Women and Child Development. It is registered under the Societies Registration Act 1860. Rashtriya Mahila Kosh, established 1993, is a national level organization as an autonomous body under the aegis of the Ministry of Women and Child Development for socio-economic